आज हम एक काफी संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मुद्दा जुड़ा है एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की इतिहास की किताब में छपे एक नक्शे से। इसमें राजस्थान के कुछ हिस्से जैसलमेर को मिलाकर 18वीं सदी के मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाए गए हैं। अब इस पर काफी कह सकते हैं विवाद खड़ा हो गया है, खासकर मेवाड़ और जैसलमेर के पूर्व राज परिवारों ने और कई इतिहासकारों ने भी कहा है कि ये तथ्यों को सही तरह से नहीं दिखाता। तो ये विवाद हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि भाई 18वीं शताब्दी में मराठों और राजपूताना के राज्यों के बीच, खास तौर पर अगर हम मेवाड़ और जैसलमेर की बात करें, तो उनके बीच का असल रिश्ता था क्या? क्या मराठे सिर्फ हस्तक्षेप करते थे और चौथ वसूलते थे, या उनका दबदबा इतना बढ़ गया था कि उन्हें हम शासक या अधिपति मान सकते हैं? इस चर्चा में मैं ये पक्ष रखूंगी कि ये नक्शा ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है और राजपूत राज्यों ने, खास तौर पर मेवाड़ और जैसलमेर ने, मराठा दबाव के बावजूद अपनी एक स्वतंत्र सत्ता, अपनी पहचान कायम रखी। और मेरा नजरिया ये रहेगा कि हाँ, शायद सीधे तौर पर प्रशासनिक नियंत्रण हर जगह नहीं था, बिल्कुल, लेकिन 18वीं सदी में मराठों का जो प्रभाव था वो इतना जबरदस्त था कि उसने राजपूतों की संप्रभुता को, मतलब उनकी आज़ादी को बहुत बुरी तरह कमज़ोर कर दिया था। तो वो नक्शा शायद पूरी तरह परफेक्ट ना हो, लेकिन वो इसी बढ़ते हुए प्रभुत्व को, इसी दबदबे को दर्शाने की एक कोशिश करता है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, मेरे विचार में एनसीईआरटी का नक्शा हो या इस तरह के दूसरे चित्रण, वो असल स्थिति को थोड़ा धुंधला कर देते हैं। जैसा विश्वराज सिंह मेवाड़ ने भी जोर देकर कहा है, किसी इलाके को आप किसी किंगडम का हिस्सा तब मानते हैं जब वहाँ का शासन प्रशासन, मतलब रोजमर्रा का जो राजकाज है, वो उसी किंगडम के नाम से चले। मेवाड़ में ऐसा कभी नहीं हुआ। आप मुगलों का दौर देख लीजिए या बाद में अंग्रेजों का, शासन हमेशा मेवाड़ के महाराणा के नाम से ही चला। हाँ, मराठे आए, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने लूटपाट भी की, जिसे वो चौथ कहते थे, मतलब उपज का एक चौथाई हिस्सा, लेकिन वो एक बाहरी शक्ति की तरह थे, शासक की तरह नहीं। तो उन्हें मेवाड़ के साम्राज्य का हिस्सा कहना ये तथ्यों से मेल नहीं खाता। और जैसलमेर की बात करें तो वो तो और भी साफ मामला है। वहाँ के पूर्व राज परिवार का तो कहना है कि उनका मराठों से कभी कोई सीधा संपर्क या टकराव हुआ ही नहीं। हाँ, उन्होंने गौरी, गजनी, खिलजी, हुमायूं जैसे हमलावरों का सामना किया, पर मराठों से उनका कोई लेना देना नहीं था। इतिहासकार डॉक्टर जयगदिनाल खंडेलवाल भी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि मराठों का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण इन इलाकों में कभी स्थापित ही नहीं हो पाया। और हमें मेवाड़ का वो गहरा ऐतिहासिक संदर्भ भी नहीं भूलना चाहिए जिसका जिक्र राजवीर सिंह करते हैं। आप सोचिए, महाभारत काल से लेकर मौर्योत्तर और गुप्त काल तक फैला हुआ लगभग 1500 साल का उनका गौरवशाली इतिहास है। ये उनकी लंबी स्वतंत्रता और एक अलग पहचान का सबूत है। ये नक्शा इस पूरी ऐतिहासिक गहराई को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देता है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि मराठों ने हर जगह अपने सूबेदार बिठा दिए या रोजमर्रा का प्रशासन उन्होंने संभाला, लेकिन 18वीं सदी में उनका जो असर था, उनका जो प्रभाव था, वो सिर्फ बाहरी लूटपाट या चौथ वसूली से कहीं ज्यादा गहरा था और कहीं ज्यादा निर्णायक भी। उसे सिर्फ हस्तक्षेप कह देना मेरे हिसाब से उस दौर की जो हकीकत थी उसे पूरी तरह नहीं समझना है। आप देखिए, जैसा कि कनेक्ट सिविल्स लेख में या दूसरे ऐतिहासिक स्रोतों में भी मिलता है, मराठों ने राजपूताना के राज्यों के अंदरूनी मामलों में और खासकर ये जो उत्तराधिकार के झगड़े होते थे, उनमें निर्णायक भूमिका निभाई। आप सोचिए जरा, बूंदी में पहले बुद्ध सिंह को हटाकर दलेल सिंह को बैठा दिया, फिर उसे हटाकर उमेद सिंह का समर्थन किया। जयपुर में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच जो सत्ता का संघर्ष था, उसमें सीधा दखल दिया। मारवाड़ में राम सिंह और बख्त सिंह फिर विजय सिंह के झगड़ों में शामिल हुए। ये सब क्या दिखाता है? ये सिर्फ सलाह मशवरा तो नहीं था। उन्होंने सिर्फ चौथ और सरदेशमुखी, जो चौथ के ऊपर एक और 10% का कर था, उसके नाम पर भारी रकम ही नहीं वसूली, बल्कि राजपूत सेनाओं को बाकायदा युद्ध के मैदान में हराया भी। आप देखिए, 1733 में मंदसौर की लड़ाई हुई, उसमें सवाई जयसिंह जैसे बड़े और शक्तिशाली शासक की हार हुई। ये एक बड़ा मोड़ था। मल्हार राव होलकर, जो एक अहम मराठा सरदार थे, उन्हें बूंदी के मामले में दखल देने के बदले में पाटन का पूरा परगना मिल गया। ये तो सीधा क्षेत्रीय लाभ था। जयपुर के ईश्वरी सिंह, उन्हें मराठों को इतनी भारी रकम देनी थी जिसका वादा वो पूरा नहीं कर पाए, और उस शर्मिंदगी और दबाव में उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। क्या ये सिर्फ एक भारी हस्तक्षेप का नतीजा था?
देखिए, राजपूत शासकों ने 1734 में हुरडा में एक सम्मेलन भी किया था ताकि मराठा खतरे का मिलकर सामना कर सकें, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। ये नाकामी ही अपने आप में मराठा शक्ति कितनी गंभीर थी इसका प्रमाण है। और तो और राजवीर सिंह, जो खुद राजपूत इतिहास के पक्षधर माने जाते हैं, वो भी ये मानते हैं कि मराठों ने मेवाड़ को आर्थिक रूप से निचोड़ डाला 1734 से 1778 के बीच। सोचिए, करीब 1.18 करोड़ रुपए वसूले और निम्बाहेड़ा जैसा अहम इलाका छीन लिया। ये सारी गतिविधियां सिर्फ बाहरी दखलंदाजी नहीं थी, ये उस प्रभुत्व का, उस दबदबे का प्रदर्शन था जिसने राजपूत राज्यों की स्वायत्तता की जड़ें हिला दी थी। तो वो नक्शा, हाँ, शायद उसमें कमियां हों, लेकिन वो शायद इसी बदली हुई शक्ति समीकरण को दिखाने की कोशिश है। आपने जो उदाहरण दिए बिल्कुल सही हैं और वो मराठा हस्तक्षेप की गंभीरता को भी दिखाते हैं। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या ये शासन की परिभाषा पर खरे उतरते हैं? मेरे विचार में जो मुख्य अंतर है वो है शासन प्रशासन स्थापित करने में और मौके बेमौके हस्तक्षेप करने में। कई मामलों में, जैसा आपने बूंदी या जयपुर का जिक्र किया, राजपूत शासकों ने खुद ही मराठों को अपनी अंदरूनी लड़ाइयों में मदद के लिए बुलाया था। उन्होंने कोशिश की कि मराठों को एक बाहरी शक्ति के तौर पर इस्तेमाल करें। हाँ, ये बात अलग है कि वो दांव अक्सर उन्हीं पर भारी पड़ा, लेकिन मराठों ने ज्यादातर मामलों में यहाँ अपना कोई स्थायी प्रशासनिक ढांचा बनाने की कोशिश नहीं की। मतलब अपने अधिकारी नियुक्त करना या कोई न्याय व्यवस्था चलाना या जमीन का बंदोबस्त करना, जैसा एक शासक आमतौर पर करता है। मेवाड़ में, जैसा मैंने पहले भी कहा, शासन तो हमेशा महाराणा के नाम पर ही चला। और जैसलमेर का उदाहरण, वो तो इस दावे को पूरी तरह खारिजी कर देता है कि मराठों ने पूरे राजपूताना पर कब्जा कर लिया था। वहां तो मराठा प्रभाव का कोई भरोसेमंद सबूत ही नहीं मिलता। आधुनिक नियंत्रण तो लगभग न के बराबर था। और राजवीर सिंह का एक और दिलचस्प बिंदु है कि शिवाजी महाराज के वंशज जो हैं वो अपनी वंशावली मेवाड़ के सिसोदिया वंश से जोड़ते हैं, न कि मेवाड़ का इतिहास मराठों से। ये रिश्तों की एक अलग प्रकृति दिखाता है, एक ऐतिहासिक सम्मान की, शायद बराबरी की, लेकिन अधीनता की नहीं। तो बार बार का हस्तक्षेप, चाहे वो कितना भी निर्णायक क्यों ना हो, वो शासन का पर्याय नहीं बन जाता, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, लेकिन क्या हम इस शासन प्रशासन की एक संकीर्ण परिभाषा में बंद कर उस वास्तविक शक्ति को नजरअंदाज कर सकते हैं जो मराठे उस वक्त इस्तेमाल कर रहे थे? मैं इसे सिर्फ हस्तक्षेप मानने को तैयार नहीं हूं। जब कोई बाहरी ताकत आपकी मर्जी के खिलाफ शासक बदल सकती है, जैसे माधो सिंह को जयपुर में बिठाया या उम्मेद सिंह को बूंदी में, जब उनकी मांगे पूरी ना करने पर आपके शासक को आत्महत्या करनी पड़े, जैसे ईश्वरी सिंह के साथ हुआ, जब वो आपसे महत्वपूर्ण इलाके छीन सके, जैसे होलकर को पाटन मिला, मेवाड़ से निम्बाहेड़ा गया, और जब वो नियमित रूप से आपसे भारी भरकम रकम वसूलें, तो क्या ये महज हस्तक्षेप है? मेरे हिसाब से ये वास्तविक नियंत्रण के बहुत करीब है, जिसे हम डी फैक्टो कंट्रोल कह सकते हैं। मतलब भले ही कागज पर शासन किसी और का दिख रहा हो, असली ताकत कहीं ना कहीं मराठों के हाथ में आ गई थी। वो सिर्फ सलाह नहीं दे रहे थे, वो अपनी इच्छा थोप रहे थे। कनेक्ट सिविल्स में जो बूंदी, जयपुर, मारवाड़ के उदाहरण दिए गए हैं, वो यही दिखाते हैं कि मराठे केवल बाहरी मोहरे नहीं थे, वो राजपूताना की राजनीति के खेल को नियंत्रित करने वाले खिलाड़ी बन गए थे। आपने जैसलमेर का जिक्र किया, और ये सही है कि वहां स्थिति शायद अलग थी। हो सकता है उनकी भौगोलिक स्थिति, रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से, लेकिन एक अपवाद पूरे नियम को नहीं बदलता कि राजपूताना के जो ज्यादातर महत्वपूर्ण राज्य थे, उनमें मराठा शक्ति निर्णायक हो गई थी। मारवाड़ में जयपा शिंदे की हत्या जैसी घटनाएं भी देखिए, वो दिखाती हैं कि ये रिश्ते कितने गहरे, कितने उलझे और अक्सर कितने हिंसक थे। ये सिर्फ बाहरी दखल नहीं था, ये सत्ता के संघर्ष का हिस्सा था जिसमें मराठे एक केंद्रीय भूमिका निभा रहे थे। चलिए जरा आर्थिक पहलू पर भी बात कर लेते हैं। आपने भारी रकम वसूली का जिक्र किया और वो बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या इस चौथ वसूली को हम एक स्थापित साम्राज्य के तहत जो नियमित कर वसूला जाता है उसके बराबर मान सकते हैं? मेरा तर्क ये है कि इसे उस दौर की जो राजनीतिक अस्थिरता थी उसके संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ये एक तरह की, कह सकते हैं, जबरन वसूली थी या प्रोटेक्शन मनी जैसा कुछ। ये उस वक्त का नतीजा था जब केंद्रीय मुगल सत्ता कमजोर पड़ रही थी और कई क्षेत्रीय ताकतें उभर रही थीं। उनके बीच शक्ति संघर्ष चल रहा था। मेवाड़ ने, जैसा कि राजवीर सिंह बताते हैं, अपने लंबे इतिहास में ऐसी कई आर्थिक और सैनिक चुनौतियों का सामना किया है। पहले दिल्ली सल्तनत थी, फिर मुगल आए और अब मराठे।
उन्होंने इन दबावों को झेला है और अपनी अलग पहचान और अपना आंतरिक प्रशासन उसे काफी हद तक बनाए रखा है। आर्थिक दबाव झेलना एक बात है और अपनी स्वतंत्रता पूरी तरह खो देना ये दूसरी बात है। मेवाड़ का वो 1500 साल का निरंतर इतिहास वो इसी प्रतिरोध और इसी जीवटता का प्रमाण है। उन्होंने मराठों को अपना शासक कभी नहीं माना, चाहे उसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़ी हो। इसे सिर्फ प्रोटेक्शन मनी कहना मेरे विचार में इसके जो विनाशकारी प्रभाव थे उनको कम करके आंकना है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। राजवीर सिंह के ही आंकड़े हैं कि अकेले मेवाड़ से 44 सालों में 1.81 करोड़ रुपए वसूले गए। महादजी सिंधिया ने एक बार में 70 लाख की मांग की थी, जो बाद में 60 लाख पर तय हुई। आप सोचिए ये उस जमाने के हिसाब से कितनी बड़ी रकमें थीं। कनेक्ट सिविल्स जैसे स्रोत बताते हैं कि इस भारी कराधान, लगातार लूटपाट और युद्धों से जो विनाश होता था, उसका नतीजा क्या हुआ? स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो गईं, खेती बर्बाद हुई, व्यापार ठप पड़ गया और राज्य अंदर से खोखले हो गए। जब राजवीर सिंह जैसे इतिहासकार भी, जो राजपूत दृष्टिकोण रखते हैं, वो भी राजस्थान के संदर्भ में मराठों के लिए लुटेरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सिर्फ कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है। ये उस व्यवस्थागत आर्थिक शोषण की भयावहता को दिखाता है जिसने राजपूत राज्यों की कमर तोड़ दी थी। ये सिर्फ श्रद्धांजलि देना नहीं था, ये उनकी आत्मनिर्भरता पर और प्रभावी ढंग से शासन करने की उनकी क्षमता पर एक सीधा और लगातार हमला था। इसने उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि वो बाहरी खतरों का सामना करने लायक ही नहीं रहे थे। सफल रहा, लेकिन वो मराठा खतरे के खिलाफ एकजुट होने की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन तो था। जयपुर के ईश्वरी सिंह ने शुरुआत में मराठों को राजमहल की लड़ाई में हराया भी था, और इतिहास गवाह है कि मेवाड़ ने हमेशा प्रतिरोध की भावना दिखाई है। महाराणा प्रताप ने अकबर का सामना किया, महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब का। उसी परंपरा में बाद में महाराणा अमर सिंह ने 1769 में उज्जैन के पास शिप्रा नदी के किनारे मराठों से युद्ध किया। और दिलचस्प बात यह है कि इस युद्ध में मराठा सैनिक भाड़े पर दोनों तरफ से लड़े थे, जो उनकी उस विशुद्ध सैन्य हस्तक्षेप वाली प्रकृति को भी दिखाता है। यहाँ तक कि स्थानीय स्तर पर भी प्रतिरोध हुआ। जब यशवंतराव होलकर ने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर को लूटने की धमकी दी, तो कोठारिया के रावत विजय सिंह चौहान जैसे स्थानीय सरदारों ने मंदिर की रक्षा की थी और मूर्ति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। और अंत में ये तथ्य कि राजपूत राज्यों ने अलग अलग इकाइयों के रूप में अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां की, यानी सब्सिडरी अलायंस किए, क्या ये नहीं दर्शाता कि वो खुद को स्वतंत्र राजनीतिक इकाई मानते थे, ना कि किसी मराठा साम्राज्य का हिस्सा? अगर वो मराठा साम्राज्य के अंग होते तो संधियां मराठा पेशवा या सिंधिया होलकर के जरिए होती, सीधे राजपूत शासकों से क्यों होती? मेवाड़ का वो 1500 साल का अटूट इतिहास, जिसका जिक्र विश्वराज सिंह करते हैं, और प्रताप, अमर सिंह, राज सिंह जैसे शासकों का प्रतिरोध, वो उनकी स्वतंत्रता की अदम्य इच्छा को ही तो दिखाता है। प्रतिरोध के इन उदाहरणों को मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं, लेकिन हमें उनकी प्रभावशीलता और जो पूरी तस्वीर है उस पर भी गौर करना होगा। हुर्रा सम्मेलन की विफलता क्या दिखाती है? यही कि उनके आपसी मतभेद और अविश्वास इतने गहरे थे कि वो एक साझा दुश्मन के खिलाफ भी एकजुट नहीं हो सके। ये मराठा शक्ति की तुलना में उनकी अपनी कमजोरी को ज्यादा उजागर करता है। आपने खुद कहा कि राजपूतों ने मराठों को बुलाया। ये तथ्य ही उनकी आंतरिक कमजोरी और शायद राजनीतिक अधूरदर्शिता का भी प्रमाण है। उन्होंने अपने तात्कालिक लाभ के लिए एक ऐसी ताकत को अपने घर में घुसने दिया जिसने बाद में उन्हें ही अपना शिकार बना लिया। कनेक्ट सिविल्स के विश्लेषण के अनुसार मराठा हस्तक्षेप के परिणाम बिल्कुल साफ थे। राजपूतों की संप्रभुता का लगातार शरण होना, उनके बीच आंतरिक संघर्षों का बढ़ना, उनकी सामूहिक शक्ति का टूटना और आखिरकार अपनी रक्षा के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर हो जाना। अब अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करना ये स्वतंत्रता का प्रमाण कैसे हो सकता है? ये तो इस बात का प्रमाण है कि उनकी स्वतंत्रता पहले ही मराठों द्वारा इतनी बुरी तरह कुचल दी गई थी कि उन्हें अपनी बची खुची स्वायत्तता बचाने के लिए एक और बल्कि ज्यादा शक्तिशाली बाहरी ताकत यानी अंग्रेजों की शरण लेनी पड़ी। अंग्रेजों से संधि करने की जरूरत ही ये साबित करती है कि वो अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो चुके थे, और इसका एक बहुत बड़ा कारण मराठों द्वारा दशकों तक किया गया लगातार आर्थिक शोषण और राजनीतिक हस्तक्षेप था।
तो नाम मात्र की संप्रभुता भले ही बची रही हो, लेकिन जो वास्तविक स्वतंत्रता थी वो तो काफी हद तक पहले ही खत्म हो चुकी थी। तो मेरे तर्क का सार यही है कि प्रभाव, हस्तक्षेप और आर्थिक शोषण, चाहे वे कितने भी गंभीर क्यों न हों, उन्हें वास्तविक शासन या साम्राज्यिक अधीनता के बराबर नहीं माना जा सकता। मेवाड़ और जैसलमेर जैसे राजपूत राज्यों ने भयंकर मराठा दबाव और लूटपाट के बावजूद अपनी एक विशिष्ट राजनीतिक पहचान, अपना आंतरिक प्रशासन और एक हद तक अपनी संप्रभुता को कायम रखा। उन्होंने औपचारिक रूप से कभी मराठा आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। इसलिए एनसीईआरटी का वो नक्शा जो इन क्षेत्रों को मराठा साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में दिखाता है, वो 18वीं सदी की जो जटिल और बदलती हुई तस्वीर है उसको ज़रूरत से ज़्यादा सरल बना देता है और ऐतिहासिक रूप से खासकर जैसलमेर जैसे मामलों में सटीक नहीं है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि भले ही औपचारिक विलय न हुआ हो या हर जगह एक जैसा प्रशासनिक ढांचा स्थापित न हुआ हो, 18वीं शताब्दी में मराठों की जो सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक कार्रवाइयां थीं, उनका कुल मिलाकर प्रभाव इतना गहरा और इतना व्यापक था कि उसने राजपूत राज्यों पर एक प्रकार का वास्तविक प्रभुत्व, एक हेजिमनी स्थापित कर दी थी। इस प्रभुत्व ने उनकी संप्रभुता को गंभीर रूप से खोखला कर दिया था, भले ही वो कागज पर स्वतंत्र दिखते रहे हों। उत्तराधिकार के फैसले थोपना, भारी कर वसूलना, जो राज्यों को कंगाली की कगार पर ले आए, महत्वपूर्ण इलाके छीन लेना और युद्धों में उन्हें हराना, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां राजपूत राज्य अब स्वतंत्रकर्ता नहीं रह गए थे, बल्कि ज्यादातर मामलों में मराठा इच्छा पर निर्भर थे। इस संदर्भ में वो नक्शा, चाहे भौगोलिक रूप से कितना भी स्थूल हो या अतिरंजित क्यों ना हो, उसे उस दौर की बदली हुई शक्ति समीकरण को दर्शाने का एक प्रयास माना जा सकता है। इसे पूरी तरह खारिज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसकी सीमाओं को समझते हुए उस पर विचार किया जाना चाहिए। ये तो स्पष्ट है कि मराठा राजपूत संबंध एक आयामी नहीं थे, बल्कि बेहद जटिल और बहुस्तरीय थे, और इनकी व्याख्या अलग-अलग नजरियों से संभव है। महत्वपूर्ण ये है कि हम इतिहास का निरूपण करते समय जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनके प्रति ईमानदार रहें और किसी भी एक पक्ष को नजरअंदाज किए बिना एक संतुलित तस्वीर प्रस्तुत करने का प्रयास करें। बिल्कुल सहमत हूं। इतिहास की परतें अक्सर उलझी हुई होती हैं और उन्हें खोलने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोणों और साक्ष्यों पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये विषय निश्चित रूप से और गहरे अध्ययन और विमर्श की मांग करता है। हम अपने श्रोताओं को भी ये प्रोत्साहित करेंगे कि वे उपलब्ध स्रोतों जैसे पूर्वराज परिवारों के विचार हैं, इतिहासकारों के विश्लेषण हैं, उस समय के दस्तावेज हैं, उनका स्वयं अध्ययन करें और इस जटिल मुद्दे पर अपनी एक सुविचारित राय कायम करें।